दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर एक होता है बहुचर्चित फिल्म, एक होता है बहुचर्चित स्टॉक। ये काफ़ी हिंदी के बिल्कुल मस्त वर्ड हैं। बहुचर्चित स्टॉक, उसी की आज मैं बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं जिस शेयर की बात करने जा रहा हूँ इसका मार्केट कैप देखो 46,583 करोड़ का। करंट प्राइस 16 रुपये 20 पैसे का, भी 15 रुपये 88 पैसे के आसपास भी जाते हुए देखने को मिला है। हाई कंपनी ने 24 रुपये 80 पैसे का लगाया, लो 12 रुपये 20 पैसे का लगाया। स्टॉक का पीई देखो 63 के पीई पर ट्रेड हो रहा है, जो कि काफ़ी महंगा है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 13.40 का बुक वैल्यू है। डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी खराब है, 20% से बहुत कम है। पर आपको यहाँ पर 20% बैंकिंग सेक्टर के लिए इग्नोर करना होता है, क्योंकि किसी भी बैंकिंग स्टॉक्स में जो भी कंपनियां डील करती हैं बैंक सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, उनके लिए 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये है। यही रीजन है कि बजाज फाइनेंस बैंक नहीं बन रहा है, क्योंकि उसे पता है द डे व्हेन ही विल बिकम एज अ बैंक, देन 20% का जो अभी वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल के ला पा रहा है, तब नहीं ला पाएगा। यस बैंक से रिलेटेड आपको सभी को पता होगा कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। बैंक का काम अगर किसी को देखना है तो ये रहा, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ब्रांच बैंकिंग, बिजनेस एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग, एंड ऑफ कोर्स बैंक का एक नया ट्रेंड और भी चला है वेल्थ को मैनेज करने का, दैट इज टू से द वेल्थ मैनेजमेंट। अगर कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स की बात करूं तो प्रोस तो कुछ है ही नहीं, अच्छी बातें कुछ है ही नहीं, सारी की सारी गंदी बातें हैं इस बैंक के अंदर। तो आप ये देखो, ये आराम से आप पढ़ना। फिलहाल मैं इन्हीं सब बातों का अभी विश्लेषण, विस्तृत जानकारी आप सभी को दूंगा। इससे पहले अगर मैं पीई, कौन सा बैंक कितना अच्छा है, कौन सा बैंक का पीई, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा पीई होगा वो बैंक उतना ज़्यादा महंगा है, जिस बैंक का पीई कम होगा वो बैंक उतना ज़्यादा सस्ता है। एचडीएफसी बैंक का देखो 20 का पीई, आईसीआईसीआई बैंक की देखो 19 का पीई, मैं अप्रोक्स करता चला जा रहा हूँ। कोटक महिंद्रा का देखो 26 का, एक्सिस बैंक का 12 का, इंडसइंड बैंक 12, आईडीबीआई 17, यस बैंक का 63 का पीई है। आपको पता होगा यस बैंक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। इसके बाद एसबीआई ने इसको टेक ओवर करके इसकी रिपेयरिंग करी और फाइनली यस बैंक को छोड़ दिया कि जा यस बैंक जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो आज यस बैंक अपनी जिंदगी जी रहा है, और ना केवल जी रहा है, इन्फोसिस जैसी कंपनियों का, हालांकि दूसरे सेक्टर में वो बिलोंग करती हैं, कुछ सीखना चाहिए कि एक रिपेयरिंग करने वाला बैंक भी भारत देश के अंदर कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और ऐसा लगता है अब इसके रिजल्ट को देख के कि यस बैंक की गाड़ी अब चल पड़ी है, धीरे धीरे ही सही पर चल पड़ी है। आने वाले समय में इसके शेयर का टारगेट 80 रुपये भी हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है, 50 रुपये भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पर मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, केवल नॉलेज पर्पज से ये वीडियो है कि किस तरीके से आपको फंडामेंटल्स देख के आप एक तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि शेयर कहाँ जा रहा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स होते हैं, अगर उसको लॉन्ग टर्म में लेके जाना है किसी भी कंपनी को 20 से 30 साल, तो केवल उसका पिलर फंडामेंटल्स होते हैं। बैलेंस शीट केवल एक ऐसा पिलर होता है जिससे कंपनी आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए, फॉरसिबल फ्यूचर तक वो बैंक काम कर सकता है। अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूं तो सितंबर 2022 में रेवेन्यू देखो 5,475 करोड़ का, दिसंबर में देखो 5,874 करोड़ का, मार्च 2023 में देखो 6,218 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिला। इंटरेस्ट इनकम देखो 3,427 करोड़ की, 3,487 करोड़ की, 3,908 करोड़ और 4,117 करोड़। इंटरेस्ट इनकम में भी आते हुए देखने को जोरदार तरीके से धमाकेदार देखने को मिल रहा। वहीं एक्सपेंस देखो, कंपनी ने अपने खर्चों पर कंट्रोल कर लिया है, कंपनी ने अपने खर्चों पर कंट्रोल कर लिया है। नेट प्रॉफिट को देखो 160 करोड़ का, फिर 55 करोड़ का, और फाइनली इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट बीट किया। न केवल बीट किया बल्कि ऑलमोस्ट ये कंपनी सितंबर 2022 के जो पहले के रिजल्ट थे उसको भी कहीं ना कहीं उसके आसपास जाते हुए देखने को मिली है। सितंबर 2022 के बाद की जो गिरावट आई थी, यानी कि सितंबर 2022 से पहले जो शेयर का प्राइस था 17-18 रुपए के आसपास, ऐसा लगता है वापस से फिर से वहीं शेयर प्राइस को आ जाना चाहिए। 160 करोड़ का नेट प्रॉफिट, फिर 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और फाइनली इस बार 206 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने डिक्लेयर किया। अब जब नेट प्रॉफिट बढ़ा तो कंपनी का ईपीएस बढ़ना स्वाभाविक था। जहां 0.02 का ईपीएस था, वहीं अभी भी 0.07 का ईपीएस है। डरना मना है,
डरना मना है ऐसी कंपनियों में। ग्रॉस एनपीए देखो, ग्रॉस एनपीए देखो, एनपीए इस क्वार्टर में मार्च 2023 के अंदर एनपीए थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिले, पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में एनपीएस बढ़े हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं इसके रिजल्ट्स की बात करूं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। मार्च 2020 से देखो 26,000 करोड़ का इसका मार्च 2020 में रेवेन्यू था, आज देखो 22,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू बचा है। पर अगर मार्च 2020, मार्च 2021, मार्च 2022, मार्च 2023 की अगर मैं बात करूं, ये 3 साल बात करूं 21, 22 और 23 के, तो 20,000 करोड़, फिर 19,000 करोड़ और फाइनली इस बार इसने वापस से 22,000 करोड़ का रेवेन्यू डिक्लेयर करके ये दिखाया है कि दम रखता है कि ये शेयर प्राइस 20 के ऊपर जा सकता है। इंटरेस्ट इनकम देखो 12,611 करोड़ की, 12,528 करोड़ की, फिर 14,800 करोड़ की। खर्चों पर कंपनी ने कंट्रोल किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खर्चे बढ़े हैं, खर्चे बढ़ गए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करो, नेट प्रॉफिट देखो, इस साल जो लास्ट ईयर कंपनी ने नेट प्रॉफिट को डिक्लेयर किया था, पर इस साल कंपनी का नेट प्रॉफिट खराब आया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खराब है रिजल्ट, 736 करोड़ का आया है। ईपीएस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम है, पर चूंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे रिजल्ट अच्छा काम कर रहा है, तो ये कंपनी चूंकि यार ऑलमोस्ट डिसॉल्व होते होते बच गई है। अब ये कंपनी धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश कर रही है, तो मेरे हिसाब से ये कंपनी काम कर सकती है आने वाले समय में बड़ा, और ये कर भी रही है, मार्च 2000, अब मैं इसके होल्डिंग्स की बात देखो कि कंपनी कौन कितना कंपनी के अंदर होल्ड करके चलता है। दिसंबर 2022 से मार्च 2023 में देखो तो एफआईआईज ने स्टेक को कम किया है, बहुत थोड़ा सा अमाउंट कम किया है, पर कम किया है। डीआईआईज का स्टेक देखो 38%, जहां डीआईआईज होल्ड करके चलते थे वहां अभी डीआईआईज 37% के आसपास होल्ड करके चल रहे हैं। डीआईआईज ने भी स्टेक को कम किया है। भारत सरकार का स्टेक है कंपनी के अंदर 0.01% का। पब्लिक का स्टेक देखो, पब्लिक ने स्टेक मार्च 2023 में बढ़ाया है, और ऐसा करना भी चाहिए जबकि इसका शेयर प्राइस टूट जाए। यहीं से मैं यस बैंक लिमिटेड की चर्चा को समाप्त करूंगा, क्योंकि रिजल्ट्स कंपनी आपको दिखाने थे तो मैंने दिखा दिए। रिजल्ट्स शानदार पेश किए हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जी हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा कंसर्न है, पर आने वाले क्वार्टर में कंपनी अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर सकती है। तो मेरे मित्रों, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। 2000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट चल रहा है, जो कि केवल आप जैसे सब्सक्राइबर की वजह से ही पॉसिबल हो पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।